हेलो एवरीवन, आई एम नवीन। आज हम लोग कुछ बैंकिंग फाइनेंस के एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी नॉट वर्ड हो तो उस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना है कि नॉट वर्ड दिया क्यों गया है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट है जो कैपिटल मार्केट का पार्ट नहीं है, यानी कि वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती है। तो सबसे पहले जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में है, पहले हम उसे देखते हैं। तो बॉन्ड्स आपके कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं, म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये तीनों टर्म्स आपके कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं। यानी कैपिटल मार्केट के अंदर जब हम चर्चा करेंगे तो आपका ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे। जबकि कमर्शियल पेपर जो है आपके, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक बेसिक जो डिफरेंसेस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच देखा जाए, जो कॉमन डिफरेंसेस है, जिसे हम आगे और डिटेल्स इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बट कॉमन डिफरेंसेस ये है कि मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नॉर्मली ये शॉर्ट टर्म के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए। जबकि कैपिटल मार्केट के बारे में बोलते हैं कि ये एक तरह से लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, यानी ये लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज होता है। अब यहाँ हम कमर्शियल पेपर के बारे में जानेंगे। कमर्शियल पेपर एक तरह से शॉर्ट टर्म डेप्ट है, और इसका एक टेन्योर फिक्स होता है। ये 7 डेज से लेकर के 1 ईयर्स तक इसमें एक तरह से कह सकते हैं सुविधाएं मिलती है। अगर किसी भी खास करके कॉर्पोरेट हाउसेस को अगर फंड की आवश्यकता हो तो शॉर्ट टर्म फंड एक तरह से वो मार्केट से रेज कर सकता है, जो कमर्शियल पेपर के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे कमर्शियल पेपर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरो बैंकिंग, नैरो मनी। दरअसल नैरो मनी, ब्रॉड मनी, इस तरह के जो टर्म्स आते हैं तो आपके आरबीआई की जो सर्कुलेशन है उसमें सप्लाई ऑफ मनी की बात आती है। यानी जो भी मनी सर्कुलेट है, वो मनी जो सर्कुलेट है वो सप्लाई ऑफ मनी के रूप में इसे हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें M1, M2, M3 और M4 है। तो यहाँ जो आपको नैरो मनी है वो नैरो मनी आपको M1 के रूप में होता है। इसे हम हाईली लिक्विड मनी भी बोलते हैं। मनी इसमें लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग एक तरह से हाईली लिक्विड मनी के रूप में इसे बोला जा सकता है। और यहाँ M3 जो होता है जिसे हम ब्रॉड मनी बोलते हैं, ये ब्रॉड मनी के रूप में इसे बोला जाता है। तो नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आते हैं तो या तो M1 या M3 से पूछा जाता है कि इसमें सबसे हाईली लिक्विड मनी कौन सा होगा, तो आप उसे M1 कह सकते हैं। तो इसका जवाब यहाँ M1 होगा। लेकिन अगर ब्रॉड मनी के बारे में पूछा जाए तो M3 ब्रॉड मनी होगा। ये एक तरह से अलग अलग सर्कुलेशन है, जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में एक तरह से सप्लाई ऑफ मनी को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी चार्ज इज क्रिएटेड बाय वे ऑफ। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक से कोई भी अगर हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए ज़रूरी है कि कुछ सिक्योरिटीज़ को हम रखते हैं। उस सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट ही बैंक हमको लोन देती है। तो इसमें डिफरेंट अलग अलग सिक्योरिटीज है जिसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप देखिए प्लेज एक तरह से गिरवी के रूप में है, यानी इसे हम गिरवी भी बोलते हैं, और इसके अगेंस्ट भी बैंक आपको सुविधाएं देती है। तो जो हम गोल्ड लोन लेते हैं वो प्लेज के अंदर आता है। ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसी तरह से हाइपोथेटिकेशन आप देखते हैं तो जो वैकल लोन होती है वो हाइपोथेटिकेशन के अंदर आता है। और यहाँ पे असाइनमेंट और लीन है। तो ये जो LIC पॉलिसी है ये असाइनमेंट के अंदर आ जाएगी। इसको हम समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि बैंक से आपको लोन लेना हो और वैसी स्थिति में किसी चीज़ को आप एज ए सिक्योरिटीज़ के रूप में रखते हैं, जैसे LIC पॉलिसी को आपने बैंक को सिक्योरिटीज़ के रूप में आप उससे लोन ले रहे हैं। अगर आप इन केस अगर आप न लौट आ पाएँ तो वैसी स्थिति में जो LIC का जो आपका जो टेन्योर वैल्यूज़ है वो बैंक को एक तरह से मिलेगा। तो ये असाइनमेंट जो होता है ये LIC पॉलिसी इसके अंदर आ सकते हैं। एंड लास्ट है आपके लीन। इसको भी हम जानेंगे कि लीन में भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि लीन में भी जो है किसी सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है। जो FD हम रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ये जो FD होता है वो लीन के अंदर, यानी कि FD के अगेंस्ट जो हम लोन लेते हैं वो लीन के अंदर आता है। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है LIC पॉलिसी, तो LIC पॉलिसी आपके असाइनमेंट के अंदर आ जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स। अब ये प्रॉमिसरी नोट्स होता क्या है? दरअसल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं एनआई एक्ट 1881, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर आपके प्रॉमिसरी नोट्स भी आते हैं, इसके अंदर चेक आते हैं और इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट को भी बोला जाता है, समहाउ डिमांड ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। बट ये तीनों चीज़ में एक कॉमन है कि ये तीनों चीज़ के अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर की बात आती है, अनकंडीशनल ऑर्डर की बात आती है। ठीक है, किसी को आपने चेक काट करके दिया, वो एक तरह से जाकर बैंक में जमा कर रहा, उसे मिल रहा है। जबकि प्रॉमिसरी नोट होता है दो व्यक्तियों के बीच प्रॉमिस, यानी एक दूसरे के बीच एक तरह से लिखित डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए इट हैज़ टू बी इन अ सर्टेन सम, इसमें एक तरह से क्या राशि उस जो आप मांग रहे हैं और उसे लौटा देंगे कुछ पीरियड के बाद, आपको जिक्र करना होगा। किस पर्सन के साथ आपका हो रहा है, इसमें आपको पर्सन का नाम भी आपको जिक्र करना होगा। और एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें मुख्यतः दो पार्टी होते हैं, एक होते हैं ड्रॉवर जिसे हम मेकर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ड्रॉवी, दूसरे पार्टी होते हैं ड्रॉवी। ये दो पार्टी होते हैं। जो प्रॉमिसरी नोट जो जारी करता है आई थिंक वो मेकर होता है, और जिसे आपको पाना है, जिसे कि एक तरह से भुगतान आपको पेमेंट करना है, वो ड्रॉवी होता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि बैंक जो एक ड्रॉवी का एग्जाम्पल हो सकता है, और कोई बोरोवर यानी कि कोई अगर कर्ज ले रहा है कोई पर्सन, तो वो एक तरह से ड्रॉवर हो सकता है। ये फोर्थ ऑप्शन आपके नहीं होंगे, और मैं पहले भी बोला हूं कि जब भी नोट वर्ड दिया रहे तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो अनकंडीशनल ऑर्डर अगर रहता जो दिया हुआ है, तो अनकंडीशनल ऑर्डर में आपको चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट आ सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एडुकेसी रेशियो कैपिटल फंड्स आर रिलेटेड। जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो जिसे हम कार बोलते हैं, CAR, एक तरह से रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कि जो बैंक किसी तरह का लोन दे रही है तो उससे जोखिम को हम किस तरह से जोखिम के लिए हम किस तरह से अपने आप को इस कार को मेंटेन करना पड़ता है कि कितना आप जोखिम को कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा आपका रिस्क एसेट्स ही होगा, यानी पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। आगे इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जैसे बैसल और कार, ये दोनों एक तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अब बैसल में भी कैटेगराइज किया गया है, बैसल 1, बैसल 2 और बैसल 3 की बात आती है, बैसल 3 की बात आती है, और तीनों एक तरह से जोखिम को कवर कर रहा है। हर बैंक के लिए अलग अलग जोखिम की क्राइटेरिया रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसके लिए 9% रखा गया है। बट जैसे जैसे अदर इंस्टीट्यूशन आते जाएंगे आपका ये कैटेगरीज एक तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे NBFC, इस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रखने की बात आती है कि जोखिम को कवर करने के लिए आपको 12% आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यह रिस्क एसेट्स है, रिस्क वेटेज एसेट्स भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, तो रिस्क वेटेज एसेट्स भी हम इसे बोल सकते हैं। रिस्क एसेट्स के जगह सबसे सुटेबल जो वर्ड होगा आपका रिस्क वेटेज एसेट्स होगा, जिसको RWA बोलते हैं, जिसमें क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला भी फॉलो करता है रिस्क वेटेज एसेट्स को ही लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसको अगर देखा जाए जो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, बट इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसे हम बोलते हैं, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक जो आपका होता है जिसको परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये जो परफॉर्मिंग एसेट्स है इसे हम स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। ये एक तरह से स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाता है, और इसी स्टैंडर्ड एसेट्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें आपका SMA 0, SMA 1 और SMA 2 होता है। यानी SMA 0 का जो टेन्योर होता है 1 to 30 डेज के लिए होता है, और SMA 1 के लिए जो टेन्योर है 31 to 60 डेज के लिए किया गया है, और यहाँ पे आपका 61 से 90 डेज। दरअसल ये स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बैंक नोट।
तो यहाँ बैंक नोट जारी कौन करती है, तो यहाँ पर आपके जवाब हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक जो सिस्टम अप्लाइड किया जाता है जिसका नाम होता है MRS, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। और ये 200 करोड़ का होता है, जिसमें 115 करोड़ का एक तरह से बोला जाता है ये गोल्ड होते हैं, और 85 करोड़ जो होते हैं वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखा जाता है। What is the name of the central bank of USA? फेडरल रिजर्व बैंक, यानी कि जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम फेडरल रिजर्व बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट व्हेन आरबीआई डिक्रीज SLR एंड CRR। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली ये डिक्रीजेज इंक्रीजेज की बात आती है, तो सीधे आप देखिए कि अगर हम CRR SLR को अगर हम घटा दें तो क्या हो सकता है। सिंपल है कि लिक्विडिटी इन द सिस्टम गोज अप, यानी कि बैंकों में लिक्विडिटी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है, ये आपको देखना है। तो पहला है इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट गोज अप, दूसरा लिक्विडिटी इन द सिस्टम गोज अप, तीसरा लिक्विडिटी सिस्टम इन द गोज डाउन, चौथा है बैंक इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। तो आप सिंपल समझिए कि अगर बैंकों में CRR SLR को अगर हम एक तरह से डिक्रीज करें तो उतना सरप्लस एक तरह से बैंकों में एक तरह से लिक्विडिटी फ्लो हो जाता है। और ये क्यों किया जाता है, तो एक तरह से बैंकिंग का जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग भी और मार्केट पोजीशन के अनुसार भी लिक्विडिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए CRR को और SLR को घटाया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। CRR जो है एक तरह से RBI के पास आप कैश के रूप में रखते हैं, कैश के फॉर्म में रखते हैं, और SLR में आप जो बैंक होती है वो अपने पास अदर सिक्योरिटीज के रूप में, चाहे वो गोल्ड हो और या किसी अदर फॉर्म में एक तरह से अपने पास रखती है। और एक तरह से ये प्रोटेक्शन भी है बैंक के लिए कि जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का डिपॉजिट बैंक में रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर KYC नॉर्म्स विच इज नॉट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट कौन सा इसमें नहीं है। मैं हमेशा बोला हूँ कि नोट को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इवन कुछ जगह पे राशन कार्ड को भी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे सभी लगभग एक तरह से देखा जाए तो ऑल फॉलो, तो यहाँ पे आपके नन हो जाएंगे। एक चीज़ और जानना है कि विदाउट डॉक्यूमेंट भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल अकाउंट। यानी स्मॉल अकाउंट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स एट ए टाइम आपको नहीं देनी है, बट आगे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो बहुत ऐसे अकाउंट हैं जैसे कि जनधन अकाउंट वगैरह हैं, इन सभी अकाउंट में थोड़ी सी लिबरल दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अकाउंट खोला जा सके। आने वाले समय में अदर जो MCQs है उसके भी एक्सप्लेनेशन और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आगे इस चीज़ पे आगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।